गंगा कावेरी व्याख्यान माला अपने 9वें चरण में आज पहुंच चुकी है। ये 9वां व्याख्यान है और आज इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 9वें अभिचरण में मैं डॉक्टर शंकर तिवारी, हिंदी विभाग, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, आप सभी विद्वज्जनों का, प्रतिभागी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग इस व्याख्यान माला के आरंभ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जानते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, देश कोम्पई कॉलेज एकला, मंगलुरु, कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह व्याख्यान माला संचालित की जा रही है। जुलाई माह में यह आरंभ हुई थी। यह 9वां व्याख्यान है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के प्रोफेसर अवधेश कुमार जी। वो निराला और सरोज स्मृति विषय पर अपना वक्तव्य रखेंगे। यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारे साथ जो सहभागी मित्र हैं, डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, जो कोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं, तैनात हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और मैं देख रहा हूं कि एक एक करके लोग जुड़ते जा रहे हैं। शुरू में थोड़ा टेक्निकल एरर हुआ, इस वजह से 3-4 मिनट हम विलंब से चल रहे हैं, इसके लिए खेद है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया आदरणीय डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम जुड़ चुकी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस मंच पर। कोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम से अनुरोध है कि वो शुभकामना वक्तव्य देकर आज के इस व्याख्यान माला का प्रारंभ करने की कृपा करें। डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस वेब मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर अभिवादन। हमारे बीच में आज इस व्याख्यान माला के 9वीं कड़ी में उपस्थित हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के, जो कि निराला और सरोज स्मृति विषय पर उनके व्याख्यान को हम लोग सुनेंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत उपयोगी व्याख्यान होगा सभी शोधार्थियों और हिंदी अनुशासन से जुड़े सभी लोगों के लिए। और गंगा कावेरी व्याख्यान माला के जो आयोजक मंडल है, उन सभी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि इस प्रकार के लोगों का व्याख्यान और इतने अच्छे विषयों पे, गूढ़ विषयों पे सुनने का अवसर हम लोगों को मिलता है। मैं कोम्पई कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी को अपना सादर अभिवादन देती हूँ। साथ ही साथ संयोजक मंडल के
डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर मंजुनाथ जी और डॉक्टर जयशंकर जी को इस व्याख्यान माला की सफलता की, इस व्याख्यान माला को अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका शुभकामना और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। अब मैं इसी अनुक्रम में पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो शुभकामना वक्तव्य देकर आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी। Thank you, sir. The principal of Lal Bahadur Shastri College, Gonda, Dr. Vandana Saraswat, Madam, the co-host of this lecture series. Respected resource person of today's lecture series, Professor Avadish Kumar, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, Maharashtra. The organizers of this great, very useful lecture series, Dr. Shailen Nath Mishra, HOD of Hindi, Sri Lal Bahadur Shastri Mahavidyalaya, Gonda, Uttar Pradesh. Dr. S.A. Manjunath, the HOD of Hindi, and also the President of Mangalore University Hindi Teachers Association. And Dr. Jayashankar Tiwari, Associate Professor, Department of Hindi, Sri Lal Bahadur Shastri College, Gonda, Uttar Pradesh. And all dear participants. Today is the 9th lecture series under Ganga Kaveri Upanyas Mala. Today, the organizers have taken very important and very useful subject. I am really impressed by the topic that organizers today have chosen, that is about Suryakanti Tripaঠি's Niral Saroj Smriti, that is long poetry, Lambi Kavita. And this time I would like to pass important information that our Mangalore University is in Karnataka state has introduced this Lambi Kavita of Suryakant Tripathi for our third semester BSc third semester textbook. From that point of view also, this lecture series is very useful to the teachers of Mangalore University, Hindi teachers of Mangalore University, as well as the professors of various universities in India. First of all, and I thank the co-organizer of this lecture series, Dr. Vandana Saraswat, for giving the opportunity to Pompey College, Aikala, to be the co-host of this seminar. Once again, I thank principal and all the faculty members of Lal Bahadur Shastri Degree College, as well as my colleague, Dr. S.A. Manjunath, for organizing this lecture series. All the topics of this lecture series, what you have taken, really very, very useful to the teaching faculty. Dear madam and sirs, wish you all the best. And also participants are in good number, 62 participants already joined. I hope definitely this topic, today's topic is very, very useful to your academic career. And also, I wish all the best, Professor Avadish Kumar, who has taken lots of effort to deliver today's lecture. Thank you for the opportunity. Wish you all the best. बहुत बहुत धन्यवाद
प्राचार्य महोदय, आपको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त की। अब मैं इसी क्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र को आमंत्रित करता हूं कि वो आज इस व्याख्यान के में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का वाचिक अभिनंदन करते हुए विषय की संक्षिप्त प्रस्तावना रखने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस व्याख्यानमाला में सरोज स्मृत और निराला जी के ऊपर आधारित व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे वर्धा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अवधेश कुमार जी। मैं इस अवसर पर इस राष्ट्रीय व्याख्यानमाला के दोनों आयोजक पोम्पई कॉलेज और शास्त्री कॉलेज के प्राचार्य, शास्त्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बन्ना सारस्वत जी, पोम्पई कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप दोनों व्यक्तित्वों के नेतृत्व में यह एक महान अभियान जो राष्ट्रीय एकता को, बंधुता को और हमारे अकादमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा हुआ है। आज जिस विषय पर व्याख्यान रखा गया है वो विषय निराला जी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। यद्यपि वो कविता के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस तरह की कविता निराला जी के सरोज स्मृत के पूर्व नहीं लिखी गई थी। शोक गीत की, शोक कविता की एक परंपरा है विश्व में, लेकिन हिंदी में वो परंपरा दूसरे तरीके से विकसित हुई थी। निराला जी ने सरोज स्मृत लिख करके जो व्यक्तिगत पीड़ा है उसको रचनात्मक स्तर पर किस तरह से उठाया है, और वो भी अपनी लड़की के बारे में बताते हुए बहुत सारी अपनी सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को भी उसमें व्यक्त किया गया है। तो एक तो लंबी कविता, दूसरी भारत के ही नहीं दुनिया में कहीं भी हिंदी लिखी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जा रही है, तो बीए से लेकर के एमए के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं सरोज स्मृत को स्थान देना ही पड़ता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है और आज की जो अकादमिक चर्चा है ये इस रूप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे बहुत सारा जीवन लोगों का व्यक्तिगत स्तर पर भी जुड़ा रहता है। मैं निराला का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे निराला विशेष अध्ययन डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी के नेतृत्व में करने का अवसर मिला था और उसकी कुछ पंक्तियां मेरे जीवन में इस तरह से उतर गई कि आज भी मैं उससे अपने को मुक्त नहीं कर पाता हूँ। निराला जी ने जिस पीड़ा के साथ इस बात को लिखा होगा कि जाना तो अर्थो गमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ में। पहले की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए निराला ने कविता का जब आह्वान किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अय गजगामिन पर तेरा संकीर्ण कंड का कीर्ण कैसे होगी उससे पार, आज हृदय में और नहीं कुछ चाह, हृदय कमल में आ तू छोड़कर छंदों की बंधन में छोटी राह। तो इस तरह की चाहे छंद की जड़ता हो, चाहे वो किसी रचना प्रक्रिया में कोई कमी हो, उसको दूर करने का पूरा प्रयास महाकवि निराला ने ये किया है। आज बड़ा उचित अवसर है कि हम लोग प्रोफेसर अवधेश शुक्ल से सुनेंगे निराला की सरोज स्मृत और उनके जो अंतः संबंध है, उस कविता की जो वैशिष्ट है, उस विशिष्टता को आज उसके सौंदर्य को रेखांकित करेंगे। मैं इस अवसर पर इस गूगल मीट पे उपस्थित समस्त विद्वानों का स्वागत करता हूं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने व्यस्ततम समय में से हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम के आयोजकों में मंजुनाथ जी और जयशंकर जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि सारी व्यस्तता के बावजूद वो नियमित ढंग से इसका संचालन कर पा रहे हैं। ये बहुत ही जो है स्मरणीय चीज है। मैं उनके साथ हरनिश खड़ा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं एक बार जयशंकर जी को संचालन के लिए आहूत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निराला
कि इस महान कविता सरोज स्मृति की चर्चा आज विस्तार रूप से की जाएगी। और आज के हमारे जो वक्ता हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अवधेश कुमार जी। मैं उन्हें माइक हस्तांतरित करूं, मंच, ये वेब मंच हस्तांतरित करूं, उसके पहले एक संक्षिप्त परिचय उनका देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 1994 में वो सहायक प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए थे। तब से उनकी यह निरंतर यात्रा जारी है, अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान की। 2008 में वो प्रोफेसर हुए। एक लंबा अध्यापन अनुभव है आज के हमारे जो अतिथि वक्ता हैं, आदरणीय प्रोफेसर अवधेश कुमार जी का। 24 साल उन्होंने स्नातक, 18 साल परास्नातक और 28 साल उन्होंने शोध कराया है। शोध अनुभव 28 साल का हो चुका है, यानी एक दीर्घकालिक अनुभव वाले वक्ता से आज सुनने का, उनके विचारों को जानने का हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी 2 किताबें बहुत ही चर्चित रही हैं, एक युग दृष्टा कवि कबीर और दूसरा निराला का काव्य राग से विद्रोह तक। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों में मध्यकालीन हिंदी की काव्य संवेदना, छायावादी काव्य और उसके कवियों का अवदान, 3 किताबें प्रकाशनाधीन हैं। लघु शोध परियोजना पर उन्होंने काम किया है। 3 लघु शोध परियोजनाओं पर उनका कार्य संपूर्ण हो चुका है, जिसमें तुलसी एवं रहीम की लोक नीतियां और उनकी प्रासंगिकता, हिंदी सूफी काव्य में भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन के तत्व की विवेचना, 20वीं सदी की हिंदी कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि और उसका योगदान। 2 दर्जन से अधिक शोध पत्र उनके देश के विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित हैं। भारतीय हिंदी परिषद, प्रयाग हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज, लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया पुणे के वो आजीवन सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका साहित्य वर्तिका वो निकाल रहे हैं, जिसके वो प्रधान संपादक हैं। और साथियों, एक परिचय और भी मैं इसमें जोड़ दूं कि उन्होंने 19 शोधार्थियों को अभी तक पीएचडी शोध कार्य कराया है। 5 शोधार्थी उनके निर्देशन में कार्यरत हैं। अभी हाल में उन्हें साहित्य विद्यापीठ का अधिष्ठाता के पद पर नियुक्त किया गया है। फिलहाल वो छात्र कल्याण के अधिष्ठाता पहले से हैं। तो इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आज हम अपने बीच में पाकर प्रफुल्लित हैं और उन्हें आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं कि महाप्राण निराला और उनकी महान रचना सरोज स्मृति के बारे में वो अपना वक्तव्य हमारे सामने रखने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर अवधेश कुमार जी। गंगा का आवाज सर जा रही है? आ रही है सर, स्वागत है। जी 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 जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 9वीं कड़ी में मैं उसके आयोजक मंडल में जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की है, जो न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्र स्तर पर एक नई दिशा में सोचने के लिए विवश कर रहा है। इस अवसर पर श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे आयोजन के लिए अनुमति दी। साथ ही डॉक्टर पुरुषोत्तम कीबी जी को, जो पोपे कॉलेज एकला मंगलोर कर्नाटक के प्राचार्य हैं, उन्होंने भी
एक संयुक्त अभियान में जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी। और सबसे अधिक तो महत्वपूर्ण कार्य जो कर रहे हैं आयोजक मंडल में डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जो विभागाध्यक्ष हिंदी हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, जिन्होंने इस आयोजन में एक दूसरे राज्य के प्रमुख संस्थान से जुड़ करके मंगलौर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ बिहार मंगलौर कर्नाटक भी इसमें जुड़ा हुआ है, और जो प्रमुखता से इसमें सक्रिय ढंग से कार्य कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा। और इसके साथ जितने भी जुड़े हुए हमारे श्रोतागण हैं, रसिक श्रोतागण हैं और एक तरह से सुधी श्रोतागण हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए, और इस अवसर पर चूंकि ये निराला और सरोज स्मृति पर व्याख्यान है, तो महाप्राण निराला को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। दरअसल निराला और सरोज स्मृति एक तरह से दो खंडों में, दो भागों में विभाजित करके अपने व्याख्यान को प्रारंभ करना चाहूंगा, और साथ ही साथ बहाने से थोड़ी छायावाद पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि निराला छायावाद में रहते हुए भी छायावाद का अतिक्रमण करते हैं। माने निराला की कविताएं राग की भी हैं, विराग की भी हैं और विद्रोह की भी। मित्रों, इस अर्थ में निराला महत्वपूर्ण है, 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, इस अर्थ में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें बहुबर्ष स्पर्शनी प्रतिभा का कवि कहा है। बहुबर्ष स्पर्शनी प्रतिभा माने निराला के काव्य में वैविध्य अधिक है। मोटे रूप में अगर उसके वैविध्य को देखा जाए तो वो वैविध्य संध्या सुंदरी जूही की कली बांधो नाव स्थाओ बंधु से आगे बढ़ती हुई राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति को लेती हुई और पुनः आगे बढ़ती हुई कुकुर मुत्ता स्नेह निर्झर बह गया है, भिक्षुक तोड़ती पत्थर झींगुर डटकर बोला और पत्रोत कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। एक लंबी कविता परिमल से लेकर के और अंत तक अणिमा बेला नए पत्ते गीतिका संग्रह भी उनके बहुत आत्मीय संग्रह हैं, और अनामिका, जिस अनामिका संग्रह में ये दोनों महत्वपूर्ण कविताएं हैं, सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा, ये दोनों महत्वपूर्ण कविताएं हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण संग्रह है। तो इस अर्थ में निराला की काव्य यात्रा बड़ी लंबी है। आप सब जानते हैं कि निराला 1899 से लेकर के 1961 तक जाते हैं, और लगभग 62 वर्षों के जीवन में एक तरह से वो जो समय है वो छायावाद के बाद प्रगतिवाद का भी समय है, और आगे चलिए तो कहीं न कहीं नई कविता का भी समय है। और अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो आपको लगेगा कि 20वीं, मैंने कहा कि आधुनिक हिंदी कविता के अगर निराला बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, तो 20वीं शताब्दी के बड़े आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 3 रचनाकारों पर, आधुनिक युग के 3 रचनाकारों पर स्वतंत्र पुस्तकें लिखी हैं। यह अकारण नहीं है। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद पर प्रेमचंद और उनका युग, और निराला पर निराला की साहित्य साधना, 3 भागों में। तो एक अर्थ में देखिए कि एक तरफ प्रेमचंद एक धुरी पर खड़े हैं, दूसरी धुरी पर रामचंद्र शुक्ल हैं, और उसी कड़ी में निराला दिखाई देते हैं। और निराला का जो व्यक्तित्व है वह राग का तो है, लेकिन इस व्यवस्था में जो स्थितियां घटित होती हैं उसको लेकर के उनका मन बड़ा विद्रोही हो जाता है।
और जीवन में जो कुछ वो करना चाहते हैं जिस सहज ढंग से उसकी विपरीत स्थितियां पड़ती है तो वो विद्रोह कर उठते हैं। तो इस अर्थ में पंत माने आपको अगर कहते हैं कि छायावाद के 3 बृहत्त्रयी कवि हैं और 3 लघुत्रयी कवि, 4 रचनाकारों को ऐसे हम प्रमुख रूप से लेते हैं और उत्तर छायावाद में लेते हैं। लेकिन अगर हम बृहत्त्रयी और लघुत्रयी की दृष्टि से भी विचार करें तो प्रसाद, पंत और निराला बृहत्त्रयी में और महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा लघुत्रयी में दिखाई देते हैं। और वैसे तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी इनका एक पूरा का पूरा छायावाद का और उत्तर छायावाद का भी समय थोड़ा बदला, समय थोड़ा सा बाद का है, जिसमें बच्चन, अंचल, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, अन्य रचनाकार दिखाई देते हैं। मैंने रामविलास शर्मा ने यह भी कहा कि पूरा का पूरा छायावाद गांधीवाद का साहित्यिक प्रतिबिंब है, क्योंकि अभी बड़ी शिद्दत के साथ डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी ने निराला की चर्चा करते हुए सांस्कृतिक इतिहास की भी बात की। तो जाहिर है कि कहीं न कहीं इसमें भी पूरा का पूरा सांस्कृतिक इतिहास छिपा हुआ है और उनके व्यक्तित्व में और उनकी रचना में कहीं दोहरापन नहीं है। इसी अर्थ में वो बड़े अर्थों में निराला है। उनका व्यक्तित्व ही निराला है, नाम के अनुरूप भी निराला है और सचमुच हिंदी साहित्य में वो निराले हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने उन पर 4 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। एक तो कहा कि निराला बहुवस्त स्पर्शनीय प्रतिभा के कवि हैं, माने वैविध्य है उनकी रचनाओं में, जिस वैविध्य की सामान्य रूप से मैंने चर्चा की, अभी विस्तार से यथासंभव जो होगा उसकी चर्चा की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया। आप सब जानते हैं कि अगर तुलसीदास की कविता संगीतात्मक नहीं होती तो शायद वो उस अर्थ में कालजयी नहीं होती। यह निराला ही हैं जो मुक्त छंद का प्रवर्तन करते हैं, लेकिन छंदों में भी कविताएं लिखते हैं। ऐसा नहीं कि निराला ने जब मुक्त छंद का प्रवर्तन किया तब ऐसा नहीं था कि वो छंद में कविता नहीं लिख सकते थे। और जिन लोगों ने राम की शक्ति पूजा पढ़ी है, तुलसीदास जैसी रचनाएं पढ़ी हैं, उन्हें यह सहज बोध होगा। तो एक अर्थ में संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का जो अद्भुत कार्य किया है, इससे कविता बड़ी कालजयी कविता होती है और दीर्घजीवी होती है। इस अर्थ में निराला ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि निराला को संगीत का भी बड़ा गहरा ज्ञान था। वो पश्चिमी बंगाल में भी रहे थे, इसलिए उन्हें संगीत की गहरी शिक्षा, संगीत का गहरा ज्ञान प्राप्त था और इस काम को वो कर रहे थे। इस अर्थ में भी, इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति का अर्थ है बंधनों के शासन से अलग हो जाना, उसी प्रकार से छंदों की मुक्ति का, माने छंदों की मुक्ति की वकालत करते हैं, मुक्त छंद का प्रवर्तन करते हैं। कुछ लोग उसे रबर छंद, केचुआ छंद, लेकिन मुख्य रूप से मुक्त छंद का वो आग्रह करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति का अर्थ है सामाजिक बंधनों से अलग हो जाना, उसी प्रकार कविता की मुक्ति का अर्थ है छंदों के शासन से अलग हो जाना। लेकिन जब वो ये कह रहे थे तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वो ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनका मन बार बार, वो सरोज स्मृति में थी। अभी सरोज स्मृति की चर्चा होगी तो उस पर विस्तार से आएगी। लेकिन यह अद्भुत क्षण है कि सरोज स्मृति को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि सरोज स्मृति में उनके जीवन की सारी चीजें, जो उनके कविता का विकास क्रम है, उनके जीवन में जो राग चेतना उनकी, उनका जो विद्रोह का स्वर है, उनका जो अभिजात्य है, उनकी जो उदात्त सौंदर्य दृष्टि है, उनका जो समाज के प्रति नजरिया है, उनका जो एक प्रकार से स्वयं अपमानित किए जाने का बोध है,
वो सब कुछ उनकी उस कविता में बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त हो जाता है। निसंदेह निराला जिन्होंने राम की शक्ति पूजा पढ़ी है, वो संस्कृत की तत्सम पदावली के अनुरूप है, लेकिन उन्होंने बड़ी साधारण ढंग की भी कविताएं लिखी हैं। इसलिए निराला छायावाद में रहते हुए छायावाद का भी अतिक्रमण करते हैं। वो विरुद्धों के सामंजस्य के कवि हैं, परस्पर विरोधी चीजें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरुद्धों के सामंजस्य को बहुत अच्छा माना है। एक प्रकार से कहा है कि अगर विरुद्धों का सामंजस्य दिखता है तो वह कविता बड़ी हो जाती है और रचना बड़ी हो जाती है। और उस अर्थ में निराला, यह उनके कविता का स्थायी चरित्र है, विरुद्धों का सामंजस्य आपस में। वो सरल भी हैं तो कठोर भी हैं, वो रागी भी हैं तो विरागी भी हैं, वो एक प्रकार से आत्मीयता का भाव रखते हैं तो दूने भाव से विद्रोह भी करते हैं। तो इस अर्थ में निराला को लिया जाना चाहिए। प्रारंभिक दौर में उनकी कविताओं के विकास क्रम पर अगर हम ध्यान देते हैं तो आपको पता होगा कि प्रारंभिक दौर की कविताओं में संध्या सुंदरी, जूही की कली, बांधो न नाव स्थाओ बंधु जैसी रचनाएं आदि हैं। स्नेह स्वप्न मग्न जूही की कली, सोती थी सुहाग भरी, अमल कोमल तन चरणी जूही की कली। ये जूही की कली एक प्रकार से उनके उस प्रकृति प्रेम को दर्शा रही है, कि उनके उस प्रेम की संवेदना को दर्शा रही है, जहां उनकी प्रारंभिक दौर की ये कविताएं हैं और उनके भीतर भी कहीं न कहीं वो राग भाव, वह प्रेम भाव, वह प्रकृति के प्रति लगाव और वह एक प्रकार की वह रूप दिखाई देता है। या जब वो संध्या सुंदरी का वर्णन करते हैं, दिवसाय अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी थी धीरे धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, हंसता है तो तारा एक, विरह राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। तो एक प्रकार से तुलना की जाती है हरिऔध से, हरिऔध की कविताओं से तुलना की जाती है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, सर शिखा पर राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। बड़ी विस्तार से चर्चा है संध्या सुंदरी की, और संध्या सुंदरी में वो जिस रूप में संध्या को सुंदरी के रूप में व्यंजित कर देना, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। कविता की यह जो वर्ण वृत्तियां हैं, यह एक प्रकार से उन्हें एक महाप्रेमी कवि के रूप में, एक राग के कवि के रूप में, प्रगाढ़ राग के कवि के रूप में कहीं कहीं निरूपित करती है। उनकी एक बड़ी चर्चित कविता है, बांधो न नाव स्थाओ बंधु, बांधो न नाव स्थाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह वही घाट जिस पर हंस कर तुम कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंस कर देती थी सबके दांव बंधु, बांधो न नाव स्थाओ बंधु। यह हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी। ये जो कविता की पंक्तियां हैं, बांधो न नाव स्थाओ बंधु, माने कहीं न कहीं उनके उस राग तत्व को, उस प्रेम तत्व को कहीं न कहीं व्यंजित करती हैं। और जो लोग सिर्फ निराला को विद्रोह का कवि मानते हैं, उन्हें मेरा निवेदन है कि कम से कम उन्हें प्रेम का भी कवि माना जाना चाहिए, क्योंकि निराला की प्रारंभिक दौर की कविताओं में ये कविताएं एक प्रगाढ़ राग की कविताओं की तरफ संकेत करती हैं और प्रेम की व्याप्ति की तरफ, क्योंकि वह प्रेम की सघन पीड़ा का विस्फोट रूप ही सरोज स्मृति। सरोज स्मृति प्रेम की वह घनीभूत पीड़ा ही है जो उस रूप में शोक गीत के रूप में उभर करके आई है। तो इस अर्थ में भी हमें देखा जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और वर्णवृत्त जो है उनके, वो कहीं न कहीं
द्वितीय वर्ण वृत्त है, कहीं न कहीं लहर लेती हुई कविता चलती है और कविताओं की वो जो सघन संवेदना है, कविताओं का जो लालित्य है, वो छायावादी कविताओं का जो प्रथम गुण है, उसकी लालित्य, उसकी मधुरता, उसका उदात्त सौंदर्य, उसकी विश्व सौंदर्य दृष्टि, वो कहीं न कहीं इन कविताओं में दिखाई देती है। मित्रों, इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता सरोज स्मृति है, लेकिन उसके पहले मैं राम की शक्ति पूजा की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि राम की शक्ति पूजा रब हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का पराजय समर, आज का तीक्ष्ण विस्तृत छिप कर बेग प्रखर तत्ल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर। बड़ी लंबी कविता है। अमानिशा उगलता गगनघन अंधकार, खो रहा दिशा का ध्यान स्तब्ध है पवन चार, आप प्रतिहत गरज रहा पूछे अम्बुद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। लंबी कविता है। मतलब पराजित राम अपने को पराजित महसूस कर रहे हैं उस अंधकार के सामने, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक भाव है, वह और एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। एक भाव है और वो कहते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर तक की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन। माने उनके मन में बार बार यह संशय उठता है कि उतनी बड़ी शक्ति से हम विजय प्राप्त करेंगे कि नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक भाव है और वह उनके मन में यह भी भाव है कि जानकी का क्या मैं उद्धार कर सकूंगा, जानकी है उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। इस प्रकार से उनकी कविताओं का जो क्रम है, मतलब पूरी दृढ़ता के साथ निराला के मन में संशय भी है, लेकिन संशय पर विजय पाने की कामना भी है। और पहली बार छायावादी कविता में देवत्व पर मनुष्यत्व की विजय, जिसे नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा छायावाद मानवीय काव्य है। वह ईश्वर की अवधारणा और ईश्वर के चिंतन को अवचेतन के स्तर पर भले हो, लेकिन वो पूरी तरह से मानवीय काव्य है। उसको मानवीय काव्य के आलोक में ही लिया जाना चाहिए। उसका जो सांस्कृतिक वैभव है, मनुष्य सत्य की घोषणा छायावादी कविता का केंद्रीय विषय है। मनुष्य ही उसके केंद्र में है। दोपहर रात साकार हुई दुर्गा, छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय दीवर, और तब होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन का महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। महाशक्ति स्वयं राम के, और यहाँ राम साधारण मानव है, महाशक्ति स्वयं राम के बदन में लीन हो जाती हैं। ये कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। और इसमें जो स्वर है, इस पूरी कविता का जो स्वर है अपराजय समर है। ये एक एक बिंदु पर विचार करने के लिए है। जिन लोगों ने डॉक्टर बागीश शुक्ल की राम की शक्ति पूजा की वो टीका पढ़ी होगी, छन छन पर कुमकुम, उन्हें यह बात ठीक से ज्ञात होगा। या जिन लोगों ने निराला की साहित्य साधना को साधारण ढंग से या गहरे ढंग से पढ़ा होगा, उन्हें भी इसका बोध होगा। लेकिन कविता में कहीं न कहीं वो पूरा का पूरा वो भाव दिखाई देता है, वो दृढ़ता भी दिखाई देती है। संशय के बीच एक दृढ़ता जो निराला का स्थायी चरित्र है। संशयग्रस्त होते हैं निराला, मैं हारता रहा मैं स्वार्थ समर, मैं बार बार हारता हूं, लेकिन पुनः उनके मन में विजय की कामना है। यही निराला का निरालात्व है, यही निराला का निरालापन है। क्योंकि निराला हार कर भी जीतने की सीख देते हैं। और पूरी कविता में एक प्रकार से देवत्व पर मनुष्यत्व की विजय दिखलाते हैं। और वहां विजय देव नारायण शाही ने तो यहाँ तक कहा था
कि कविता के केंद्र से ईश्वरी सत्ता छयवादी कविता में गायब है और आगे चल करके बच्चन अंचल दिनकर ने तो उसकी जड़ों में मट्ठा डाला। तो इस अर्थ में राम की शक्ति पूजा को याद किया जाना चाहिए। वो शक्ति की आराधना है, दृढ़ आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर है। इस अर्थ में हम उसकी चर्चा करते हैं। बढ़ते हुए आप जानते हैं कि निराला का व्यक्तित्व बड़ा अक्खड़ व्यक्तित्व रहा है, बहुत अक्खड़ व्यक्तित्व रहा है। कुकुरमुत्ता और गुलाब, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने, अशिष्ट दाल पर बैठा इतराता है कैपिटलिस्ट। माने पूंजीपतियों और सर्वहारा में निराला सर्वहारा के पक्ष में दिखाई देते हैं और कुकुरमुत्ता उसी का प्रतीक है। इस अर्थ में निराला एक बार ऐसा अवसर आया कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने निराला की स्थिति को देख करके अनुनय विनय करवाना चाहा कि निराला एक बार प्रधानमंत्री जी से मिल लें। किसी की हिम्मत नहीं थी कि यह मैंने लगभग 1990 में एक जनसत्ता में एक आर्टिकल निकला था, उससे पढ़ा था, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे मिलते। कहने की ही हिम्मत नहीं थी। किसी तरह से उनके मनोनुकूल स्वभाव को देख करके, अवसर जान करके महादेवी जी से अनुरोध किया गया कि आप एक बार कहें। और निराला के बारे में तमाम किंवदंतियां हैं कि जिस कंबल को ओढ़े हैं गरीब बुढ़िया मिल गई तो दे दिया, माने उनकी तंगहाली के भी दिन हैं। वो सारा का सारा वर्णन सरोज स्मृति में है, उसकी भी चर्चा भी की जाएगी। महादेवी ने अनुकूल अवसर पा करके निराला जी से अनुरोध किया कि आपको देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया है। निराला जी ने कहा, मेरे मर जाने के बाद मेरी लाश भी आनंद भवन के रास्ते से मत गुजारना। यह बड़ी ताकत होती है, तब आदमी का व्यक्तित्व निराला होता है, तब वो निराला की उपाधि से विभूषित होता है, तब वो छायावाद के महाप्राण कवियों में एक बड़ा व्यक्तित्व होता है। वो कहते हैं कि मेरे मर जाने के बाद भी मेरी लाश को भी आनंद भवन के रास्ते से मत गुजारना। आनंद भवन वही मोतीलाल नेहरू, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मैंने देश के प्रधानमंत्री बुला रहे हैं लेकिन नहीं है। तो कवि का व्यक्तित्व जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कबीर मनुष्य पर भी स्वयं हो, वो स्वयं अपने लिए एक बड़ा व्यक्तित्व होता है, बड़ा रचनाकार। तुलसी ने भी कहा कि धूत कहो रजबूत कहो जुल्हा कहूं को, काहू को बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू को जात बिगाड़न सोऊ। और तुलसी काहू की जात बिगाड़न सोऊ, और तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाके रुचे से कहें कछको। माँ के खैबों मसीत कसोइबों लइबों का एक न दैबों को दो, और तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाके रुचे से कहें कछको। तो बड़ी चेतना हमेशा विरोध से पैदा होती है, हमेशा सत्ता के प्रति आकर्षण से नहीं पैदा होती। सत्ता के आम जनता के पक्ष में जो रचनाकार कविताएं लिख रहा है, आम जनता के लिए जो कविताएं लिख रहा है, वह प्रायः प्रतिपक्ष हो जाता है। इस अर्थ में निराला बड़े कवि हैं, इसलिए मैं निराला जी को पुनः प्रणाम करता हूँ। स्नेह निर्झर बह गया है, इसका भी संकेत कहीं न कहीं सरोज स्मृति में है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो बन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी। इस प्रकार की पंक्तियां वहां भी हैं कि मेरे जीवन का जो रस था वो बह गया है इस सांसारिक झंझावात में। भिक्षुक कविता उनकी एक तोड़ती पत्थर कविता है, जिस पर जानकी शास्त्री ने संकेत किया है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, शाम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत्मन गुरु हथौड़ा, हाथ करती बार बार प्रहार।
सामने तरमालिका तालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई रूप, रुई जो जलती हुई भू, प्राया हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। जानकी वल्लभ शास्त्री से इस पर बात है, वार्ता की गई है कि कैसे कैसे वो तोड़ती, ये पूंजीपतियों और सरभारा के बीच में वो मजदूरनी एक बार उसी के द्वारा बनाए गए तालिका के ऊपर हथौड़ा चलाती है, एक बार उस प्रसाद के ऊपर हथौड़ा चलाती है, एक बार उस पत्थर पर चलाती है, 4 बार उसमें वह तोड़ती पत्थर आया है और चारों की व्यंजनाएं अलग अलग। वह तोड़ती पत्थर माथे लग शिखर से गिरे, वह तोड़ती पत्थर माने श्रम से नहाई हुई। कहते हैं कि पानी से नहाया हुआ आदमी सामान्य होता है और अपने श्रम के सीकर से नहाया हुआ, श्रम सीकर से नहाया हुआ व्यक्ति महान होता है। ये जो श्रम से नहाया हुआ व्यक्ति है वो जीवन की आत्मा को पवित्र करता हुआ चलता है। उनकी भिक्षुक कविता, जीव डटकर बोला, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यह सारा संकेत उनकी एक प्रकार से जो समाज के प्रति, समाज की व्यवस्था के प्रति और सरभारा की पक्षधरता को लेते हुए उसकी चेतना की कविता है। अब मैं उन कविताओं के बरक्स सरोज स्मृति पर अपने को लौटना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास 15 मिनट है और इस 15 मिनट में मैं सरोज स्मृति को समेटना चाहूंगा। दरअसल बहुत पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी, निराला का काव्य राग से विद्रोह तक। तो बहुत तो मैं गहरा अध्ययन नहीं कर पाया, लेकिन सामान्य अध्यापक के रूप में मैंने जो प्रयास किया है उन कविताओं के माध्यम से मुझे लगता है कि इस सरोज स्मृति कविता में जो एक शोक गीत है, इस कविता में पूरी तरह से निराला का पूरा काव्यात्मक विकास दिखाई देता है। इसमें उदात्त सौंदर्य दृष्टि भी है, विश्व सौंदर्य दृष्टि भी है, संगीतात्मकता का तत्व भी है और विद्रोह का भी स्वर है और अपने को धिक्कारने का भी भाव है कि मैं जिस पुत्री के लिए बहुत कुछ कर सकता था, दुनिया वाले लोग करते हैं, वो भी मैं नहीं कर सका। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। यह भी बोध है। एक तरह से निराला की सारी कविताओं का निचोड़, सरोज स्मृति में कहीं न कहीं बहुत गहराई से देखें तो वो व्याप्त है। कविता में प्रकृति और प्रेम के अतिरिक्त जो उनका आम जन के प्रति या मनुष्य के प्रति जो उनकी धारणा है उसकी भी व्यंजना है। उस रूप में कविता 13 पृष्ठों की यह कविता 1935 में छपी थी और 19 पर जो प्रथम चरण 13 वह जीवन सिंधु चरण तनये लीकर दीर्घपात तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण। मैं पूरी कविता की पर वो संदर्भ देते हुए आगे बढ़ूंगा कि जीवित कविते सत्सर जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग, क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम तारूंगी, कर गह दुस्तर तम कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न अन्यथा भावोदय। तो एक तरह से आप सब जानते हैं कि मनोहरा देवी की मृत्यु हो चुकी है और प्रारंभिक दौर में अपने कवि कर्म को भी ये धिक्कार रहे हैं, और 19 वर्ष की अवस्था में जब सरोज की भी मृत्यु हो जाती है, सारे अपने सामाजिक मान्यताओं के विपरीत उनका विवाह करते हैं सरोज का, और फिर अंततः उन्हें निरर्थकता बोध लगता है, कुछ हाथ में नहीं लगता, तो पिता का भीतर से चीत्कार हो उठता है और वो जो चीत्कार है वही लगता है सरोज स्मृति मां निषाद प्रतिष्ठाम निमगमा शाश्वती समाहयत क्रोध मिथुनादेकम अवधीम काम विमोहितम
मुझे लगता है कि, तो कहते हैं कि क्या तुम मेरा स्वागत करने के लिए पहले ही स्वर्ग में चली गई, जीवित करते सत्सत जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग, क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार। मतलब इस कविता में व्यंग्य और करुणा के साथ करुण वेदना, व्यंग्य करुणा और दुख के साथ साथ कहीं हास्य व्यंग्य का भी सहारा लिया गया है। यही विरुद्धों का सामंजस्य है। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़ी कविता का लक्षण मानते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना था तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। ये स्वार्थ समर क्या है? निराला ने अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं किया, जीवन जो कुछ भी किया जीवन जगत के लिए किया, और सारी जो सड़ी गली मान्यताएं थी उसका विरोध किया, और उस विरोध के बाद भी अंततः उनके हाथ में कुछ नहीं आया। तब उनको बड़ा अपने मन में पश्चाताप और बड़ी ग्लानि होती है, और वो ग्लानि की अंतिम जो इनकी सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं वो कहीं न कहीं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। मैं एक निरर्थक पिता था, मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। और आगे जब हम चलते हैं तो एक प्रकार से जब उसका बालपन है, सरोज का बालपन है, तू 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही, ज्ञान में चपल माँ का मुख हो चुंबित क्षण, भरती जीवन में नव जीवन। मतलब जब इनके जीवन में आई थी सरोज तो इन्हें एक नया जीवन मिला था। वैसे भी पुत्र या पुत्री का जन्म तो नया जीवन ही माना जाता है, लेकिन उनके जीवन में एक प्रकार का नया जीवन आ गया। वह चरित पूर्ण कर चली गई, तू नानी के गोद जा पली। मनोहरा देवी की मृत्यु के बाद यह जो है अपनी नानी के गोद में चली गई। सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निस्बासर भरे मोद, खाई भाई की मार बिकल, रोई उत्पल दर दृढ़ छल छल, और चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला। मतलब ये देखिए, रोई उत्पल दर दृढ़ छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार। लगता है कि यह निराला की कविता नहीं है, लगता है ये पंत की कविता है। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। तो इस प्रकार से नौका विहार का सारा दृश्य यहाँ दिखाई देता है। यह भी कविता की ताकत है कि अपने समय के अनेक रचनाकारों की सारी संभावनाओं को निचोड़ करके कवि आगे बढ़ता है, और वह अपने पर भी धिक्कारते हैं। लिखता आवाज गत मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पर सत्वर दे, एक पंक्ति में 2 उत्तर। मतलब किसी को संपादकीय बोध नहीं है। सरस्वती से भी उनकी पत्रिकाएं वापस हुई हैं, तो संपादक गण आनंद है ही नहीं, कविता की समझ ही नहीं है, कह रहे हैं। और हमारे मुक्त छंद को बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि लोग जो छंदों के आग्रही संपादक गण से वो एक पंक्ति में कि आपकी कविता छापने लायक नहीं है ऐसा कह करके, तो उनके जीवन में ही ये विरोध शुरू हुआ। लौटती रचना लेकर उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत हुआ था गुनगुन कर, संपादक के गुण यथाभ्यास, पास ही नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भावों की चढ़ी पूजा उन पर, भावों की चढ़ी पूजा उन पर। और फिर ये भी हुआ कि निराला का ब्याह हो जाए, लेकिन निराला उसके बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। तमाम अनेक परिणय आए और निराला के लिए कहते हैं कि आए ऐसे अनेक परिणय पर पिदा किया मैंने सब इन्हें, सबको जो अड़े प्रार्थना भर नयनों में पाने को उत्तर अनुकूल उन्हें, जब कहा निडर मैं हूं मंगली मुझे मुड़े सुनकर।
मतलब मेरी कुंडली मंगली है और दे दिया पुत्री को खेलने के लिए, खेलो करके खत्म करो। और मैंने निराला पुनः नहीं चाहते थे। और यह भी है कि 26 साल का लड़का है और 18 साल की लड़की है, विवाह हो जाएगा, लेकिन ये सब निराला को स्वीकार नहीं था। और उसी में आगे आता है कि वो जो कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं, कानिकुब्ज ब्राह्मणों पर भी उन्होंने एक कानिकुब्ज कुलांगार खाकर पत्थर में खड़े छेद करते हैं। लेकिन ये सरोज का जब विवाह होता है उस अवसर पर, लेकिन कुंडली दिखा, बोला ये लो, आई तू दिया कहा खेलो, कर स्नान से सुनमुक्त के सास जी रहत स्मित सुवेश। और फिर हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे सरोज भी बड़ी हो रही है और दूसरे रचनाकारों पर श्रृंगार वर्णन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपनी पुत्री पर जब कलम चलाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़े उदात्त ढंग से, बड़े बहुत संयत ढंग से और बड़ी कलात्मकता के साथ निराला अपनी सरोज स्मृति की पुत्री के, अपनी पुत्री सरोज के नवयौवना का वर्णन करते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बालिकी केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण सुगर, आई रामायण भार थर थर। माने युवावस्था का प्रवेश हो रहा है, कांपा कोमलता शाश्वर जो माल कुसनो बीला। कहते हैं कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था का प्रवेश सरोज में कैसे हो रहा है, या वैसे ही हो रहा है जैसे बीड़ा पर मालकोस की राख चढ़ाई जा रही है। और क्योंकि निराला गाते थे तो बेटी में भी कुछ न कुछ गुण होगा। बन जन्म सिद्ध गायिका तन मेरे स्वर की, रागिनी बहिन साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। और फिर कहते हैं थोड़े दिनों बाद जब वो बड़ी होती गई तो उनकी सास ने कहा कि बिटिया बड़ी हो गई है, ले जाइए और इसका विवाह कीजिए। सास ने कहा लख एक दिवस भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम। और फिर कहते हैं कि सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा ना हो ना हाल, लेकर ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक होकर, स्वर्ण झनक अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निजगिर छाया तल। मुझे बच्चन की याद आती है कि अमिताभ बच्चन जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने लिखा था जिनके तन की विमल कल्पना अमित की बनकर किलकार। तो एक तरह से कहते हैं कि जैसे कोई भिखारी किसी सोने की गट्ठर को लेकर चल रहा है, ऐसे ही मानो निराला सरोज को लेकर चल रहे हैं। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा ना हो ना हा, लेकर ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, अपने जीवन की प्रभा विमल है। वो प्रभा है, ज्योति है, वो जीवन का प्रकाश देने वाली है। और जब यह जीवन का प्रकाश देने वाली बुझती है तब उनका हृदय फट जाता है, ले आया निजगिर छाया तल। और फिर कहते हैं कि सोचा था मन में हद बार बार, एक काल कुलांगार खाकर पत्थर में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय बेल में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। ये तो मरुस्थल है, यहाँ तो जल का वास ही नहीं है, ये कैसे संभव है। ये कानिकुब्ज, ये कनौजिया ब्राह्मण जो हैं ये बहुत संकीर्ण हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि ये जो जमुना के से कठार, फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख जो पिए तेल, चमरोधे जूते के सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हूँ, पूजूं ऐसी नहीं शक्ति। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि इतने अधम लोगों को, इतने कलुषित लोगों को मैं पूजूं। और बड़ा मैंने चुनौती देते हुए कहते हैं, ऐसे से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह, मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। एक प्रकार से ईश्वर को भी चुनौती देते हैं। और मुझे पंत की कविता याद आती है उसी अर्थ में कि सुंदर है बेहद सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम,
सबकी निर्मित सुषमा से तुम निखिल कृष्ण में निरुपम, प्रभु का अनंत वरदान तुम्हें वो भोग करो तत्क्षण नौ नौ, क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में ये बने रह सको तुम मानो। और निराला का स्वाभिमान वहां देखिए, यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूं पर नहीं चाह, मेरी ऐसी दहेज लेकर मैं मूर्ख बनूं या नहीं सुघर, बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ भी मेरे इस कन्या का निश्चय समझो कुल धन्या का। इस प्रकार से आगे देखिए कि आए पंडित जी प्रजा वर्ग, आमंत्रित साहित्यिक सवर्ग, देखा विवाह अमूल नवल की बात कर रहे हैं। मैंने सरोज के मन में भी कहीं न कहीं विवाह को लेकर के उत्सुकता है, जैसे एक सामान्य, इसलिए वो कहीं छिपाते नहीं, उसके मन की जो उत्फुल्लता है सरोज के मन की वो सब दिखाते हैं। और कहते हैं एक सात्विक वर्णन, देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ्र पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, ओठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और अंत में वो कहते हैं, देखा मैंने वह मूर्ति धीत, मेरे बसंत की प्रथम गीत। अब देखिए कैसे प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं, लगता है कि सरोज इस समय बसंत की प्रथम गीत ही है। और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, ना भेजा गया विवाह राग भर रहा, न घर दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। आप याद करिए ऋषिकर्ण को, जहां वो शकुंतला को विदाई के समय अपनी एक शिक्षा दे रहे हैं, जो माता को देना चाहिए, लेकिन माता के ना होने पर यही पिता भी हैं, यही माता हैं, इसलिए माँ की शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। जो जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सारी चीजों को मैंने बताया, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य वह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोज, बैठी नानी की स्नेह गोद। और अंत में कहते हैं, वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुदे दृगबर महावरण। तुमने महावरण उसका, और इतने सारे विरोध और विद्रोह के बाद भी अंततः सरोज की मृत्यु हो जाती है। और तब जो ये 10 पंक्तियों में रचनाकार अपने जीवन का निचोड़ कहता है, यही इस कविता की केंद्रीय संवेदना है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कार्य पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हूँ भ्रष्टशील के से तद्दल, करने गत कर्मों का अर्पण, करता मैं तेरा तर्पण। मैं तर्पण करता, अपने जीवन के संपूर्ण संचित कर्मों को मैं तुम्हें तिलांजलि के रूप में देता हूं, क्योंकि मेरे हाथ कुछ लगा नहीं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, तू ही मेरे दुर्भाग्यशाली पिता की तू ही संबल थी और तू ही चली गई, तो मेरे दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। संपूर्ण जीवन मेरा दुखमय था, मैं विरोधों से लड़ता रहा, मैं तमाम सर्वहारा के हित में कार्य करता रहा, लेकिन फिर भी अगर तू जीवित रहती तो मैं भी ठीक से जीवित रह लेता, लेकिन तुम्हारी असमय मृत्यु ने मुझे तोड़ दिया। इस कार्य वो इसी कर्म पर वज्रपात, वो कहते हैं वज्रपात हो जाए मेरे किए गए, जिन विरोधों को लेकर के मैं लड़ता रहा, जिनकी सारी चीजों को लेकर के मैं विरोध करता रहा, वो उसी पर वज्रपात हो जाए। यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्टशील के से सद्दल। और फिर वही अंत में, करने गत कर्मों का अर्पण करता मैं तेरा तर्पण। मित्रों, सरोज का अंत होता है। सरोज के अंत पर मलेच्छ की बड़ी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, लेकिन उस टिप्पणी के पहले एक टिप्पणी विशंभर मानव की है। वो कहते हैं कि छायावादी कवियों में निराला जीवन के सबसे अधिक निकट थे। जीवन अपनी संपूर्ण विविधता के साथ ही नहीं,
पूरी गहराई के साथ उनके काव्य में चित्रित हुआ है। ओज और करुणा, विनय और विद्रोह, रोमांस और भक्ति, क्लासिक गंभीरता और हास्य व्यंग सभी को समान शक्ति से संभालते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब सरोज का अंत होता है, वह इससे कुछ बढ़कर थी। शायद कवि के लिए वह जीवन थी जिससे रचना संभव होती। मित्रों, वो कहते हैं कि इससे कुछ बढ़कर थी, शायद वह कवि के लिए जीवन थी। सरोज कवि के लिए जीवन थी जिससे रचना संभव होती है। इसलिए सरोज स्मृति हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोक गीत है। और एक प्रकार से इस पूरी सरोज स्मृति में निराला की संपूर्ण कविताओं का कहीं न कहीं निचोड़, मैंने पहले भी चर्चा की कि चाहे वो विद्रोह की चेतना हो, चाहे वो सात्विक सौंदर्य हो, चाहे वो विश्व सौंदर्य दृष्टि हो, या हमारी उदात्त सौंदर्य दृष्टि हो, या जो आत्मधिकार का भाव हो, लेकिन उसमें भी संशयग्रस्त आत्मा के भीतर भी एक प्रबल संकल्प शक्ति का भाव हो। ये सब कुछ निराला में दिखाई देता है। इस अर्थ में निराला बड़े हैं, इस अर्थ में निराला का निरालापन हम लोगों के लिए एक धरोहर है कि 20वीं शताब्दी के आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसीलिए निराला की साहित्य साधना को लिख करके एक अमर कार्य किया है। हम सब लोग उसके पाठक हैं। मुझे लगता है कि इतने सीमित समय में जिन एक प्रकार से गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों ने और वहां के दोनों प्राचार्य और आयोजक मंडल में डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी ने और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी ने और डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी ने जो मुझे इस अवसर पर अपने व्याख्यान को देने का अवसर प्रदान किया है, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कितना कर पाया मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने ढंग से एक प्रयास किया है, विनम्र प्रयास किया है। मैं एक बहुत साधारण और अपना सा अध्यापक हूँ। मेरे प्रयास में अगर मेरे इस विनम्र प्रयास में भी अगर कोई कमी होगी तो मैं निरंतर सुधारने का प्रयास करूंगा। जिन श्रोताओं ने इसे ध्यान पूर्वक सुना है उनके प्रति धन्यवाद, और पुनः समस्त आयोजकों गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 9वीं कड़ी में इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोग जो जुड़े हैं उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इस अद्भुत व्याख्यान के प्रति हम आपके आभारी हैं और आपको प्रणाम निवेदित करते हैं कि आपने इतने कम समय में निराला के व्यक्तित्व से संबंधित तमाम पक्षों को, निराला के अलग अलग कृतित्व को आधार बनाकर आपने जो बातें की, सरोज स्मृति को लेकर आपने जो बातें की, वो बहुत ही आह्लादक रही हैं। और इस हेतु हम गंगा कावेरी व्याख्यान माला आयोजन से आपका अभिनंदन करते हैं और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। चैट बॉक्स में सर बहुत बहुत धन्यवाद। वक्तव्य दे रहे थे, कुछ सवाल कुछ लोग कर रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जी जी। ये पूनम यन द्विवेदी जी ने चैट बॉक्स में पूछा है जी कि निराला जी जो ये कहते हैं कि ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, आखिर कान्य कुब्ज से उनका जो एक विद्रोह है, एक चिढ़ है, उसकी वजह क्या है, एक ये जानना चाह रही हैं जी। और राजा राम शेवाले जी जो मनमाड महाराष्ट्र से हैं, वहाँ हिंदी विभाग में है, उन्होंने निराला को महाप्राण क्यों कहा जाता है ये जानना चाहा है। और तीसरा प्रश्न है डॉक्टर पी प्रिया जो केरल से हैं, उन्होंने सवाल किया है कि ऐसी मान्यता है कि विश्व में ऐसा शोक गीत किसी भाषा में नहीं लिखा गया है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में ऐसा है? तो ये 3 सवाल चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ। जी जी जी। पहला सवाल क्या था?
के तो एक उन कविता में जो आता है ये कान निकुब्ज कुलकुलांगार, कान निकुब्ज ब्राह्मणों जी 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 ठीक 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 ठीक। मैं अपने ढंग से प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है कि वो संतुष्ट ना हो, और सबको अपने ढंग से सोचने और समझने की अपनी स्वतंत्रता है। दरअसल हमारे यहाँ ब्राह्मणों की जो दो कोटियां बनाई गई हैं, एक कानिकुब्ज ब्राह्मण, एक सरजूपारी ब्राह्मण। तो जो फैजाबाद के उधर है, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया, मऊ, घोसी, ये सब कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं। माने अयोध्या के उस पार गोंडा से लेकर के गोंडा, बस्ती, ये सब ये सरजूपारीन ब्राह्मण हैं। और फैजाबाद के इधर जो हैं ब्राह्मण वो कानिकुब्ज हैं। क्योंकि निराला स्वयं कानिकुब्ज थे और उन्होंने उनकी संकीर्णता को देखा था। जिसके दरवाजे पर एक बैल नहीं है वो भी कहता है कि इतना दहेज दे दो, या वो जो, तो इसको किसी अर्थ में नहीं लेना चाहिए उस अर्थ में। लेकिन अच्छा, अपने वर्ग के ऊपर टिप्पणी करना, क्योंकि निराला स्वयं कानिकुब्ज थे तो अपने वर्ग पर टिप्पणी करना प्रायः आसान होता है। दूसरे के वर्ग पर टिप्पणी करना मतलब थोड़ा सा अपेक्षाकृत मुश्किल है। यद्यपि निराला जी ने वह भी काम किया है। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल भी जुड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। बांदा में है जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा में। जी नमस्कार। जी 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 नमस्ते। तो उस अर्थ में उन्होंने, आपको याद होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की चर्चा करते हुए हिंदी नवजागरण पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की संकीर्णताओं की तरफ भी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कुछ संकेत किया था। वो भी कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा था पुरस्कार दिया जाए लेकिन कानिकुब्ज ब्राह्मण को ही दिया जाए। लेकिन जो वास्तविक घटना है, क्योंकि जिस क्षेत्र के वो निवासी थे वहां के बारे में वो बेहतर समझते थे, अपने जीवन को देखा था, उनकी रिश्तेदारियां रही होंगी, तो इस अर्थ में उन्होंने अपने वर्ग पर ही किया और उस वर्ग के माध्यम से जो उस समय सामाजिक कुरीतियां थी उसको दूर करना चाह रहे थे। और आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा कवि जब तक अपनी आत्मालोचन अपना आत्मालोचन नहीं करेगा, अपनी आलोचना नहीं करेगा, वो तो अपनी पुत्री के युवावस्था का भी वर्णन कर रहे हैं लेकिन कितने संयत और सात्विक ढंग से, तो ये निराला ही कर सकते थे। इसलिए निराला ने उसको किया है और बड़ी निर्भीकता से किया है। तो ये मेरी समझ में ये आता है। और अपेक्षाकृत जीवन में जो आम धारणा भी है, मैं बहुत साफ करना चाहता हूं, आम धारणा भी है कि सरजूपारीन ब्राह्मणों की तुलना में कानिकुब्ज ब्राह्मण अपेक्षाकृत संकीर्ण, ऐसी आम लोगों के बीच धारणा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन ऐसी धारणा है। तो हो सकता है इन सारी चीजों को लेकर के कर रहे हैं। दूसरा रहा प्रश्न की महाप्राण पर, तो निसंदेह वो महाप्राण है क्योंकि उतनी बड़ी चेतना प्रसाद की भारतीय सांस्कृतिक वैभव को दिखाना था, समकाल पर उतनी सटीक दृष्टि नहीं है। क्योंकि निराला छायावाद में रहते हुए छायावाद का अतिक्रमण करते हैं, वो विरुद्धों के सामंजस्य के कवि हैं। माने निराला में नैतिक चेतना भी है और विद्रोह का स्वर भी है। तो माने प्रगतिवादी चेतना और 1961 तक जीवित रहते हैं। और तो आप ध्यान पूर्वक देखिए कि और बड़े ओजस्वी ढंग से चीजों को कहते हैं। कहीं उनके मन में कोई दुराव छिपाव नहीं है, नहीं तो अपने जिस कुल में पैदा हुए हैं उसी कुल की आलोचना क्यों करते। तो जाहिर है कि व्यक्ति को महाप्राण बनने के लिए, अल्प प्राण से महाप्राण बनने के लिए वैसी, और उनकी रचनाएं भी ये प्रमाणित करती हैं कि महाप्राण की कविताएं हैं। उनकी रचनाओं को भी, चाहे तुलसीदास हो, चाहे राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सरोज स्मृति हो, तो एक तो विस्तार की दृष्टि से, रचनाओं के वैविध्य की दृष्टि से और गुणवत्ता की दृष्टि से भी उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं मुझे लगता है। और अपनी बात को निर्भीकता से, जो कभी निर्भय नहीं है वो महाप्राण नहीं हो सकता। कबीर निर्भय हैं, तुलसीदास निर्भय हैं, तो इस अर्थ में महाप्राण की होती है। और अंत में शोक गीत, तो शोक गीत निसंदेह वो हिंदी का और समस्त भारतीय भाषाओं का एक बड़ा शोक गीत है।
विश्व की कविताओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक उस प्रकार की कविताओं को, पूरी कविताओं को समझ ना लिया जाए या जब तक उसे खंगाला ना जाए, तब तक मुझे लगता है कि उस ढंग से कह पाना मुश्किल है। लेकिन भारतीय भाषाओं में ये कहा जा सकता है कोई एक महत्वपूर्ण शोक गीत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निराला ने उसमें कुछ छुपाया नहीं, और वही निर्भय होकर के अपनी बात को और सिर्फ कहा नहीं बल्कि भीतर तक प्रतीत करा दिया, मैंने उसे आचरण में उतरवा दिया, आचरणवत करा दिया। और जब कोई भी रचनाकार अपनी बात को आचरणवत कर दे, उसकी प्रतीत करा दे, उस घनीभूत पीड़ा को आपकी पीड़ा के साथ अंतरतम कर दे, तो मुझे लगता है ये बड़ी चेतना है। इस अर्थ में उस लोकगीत को समझा जाना चाहिए, और इस अर्थ में वो एक महत्वपूर्ण कविता है। क्योंकि विश्व कविता को मैंने उस रूप में ध्यान से देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए विश्व कविता पर कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन निसंदेह भारतीय कविताओं को, भारतीय साहित्य में जो कविताएं हैं, निसंदेह वो एक महत्वपूर्ण कृत के रूप में, महत्वपूर्ण रचना के रूप में जानी जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक प्रश्न पूछूं? जी जी, स्वागत है। जी जी, स्वागत है डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी। आप जो है जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बांदा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप हमारे बहुत आत्मीय मित्र हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। डॉक्टर शुक्ल जी, आज प्रताप नारायण मिश्र जी की जयंती है। सबसे पहले तो उनको सादर नमन। हाँ, उनको भी सादर प्रणाम करते हैं, और ये चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी होते हैं। नहीं, चूक नहीं, मैं इंगित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनके नहीं, अगर मान लीजिए किसी बड़े रचनाकार का, द्विवेदी युग के बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, भारतीय युग के बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो हम लोग अगर उन्हें स्मरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस स्मरण कराने के लिए आपको कोटसा धन्यवाद। जी, उनका एक उदाहरण है बात निबंध से। जी, बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खरी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। तो बात निबंध में जो इन्होंने बात की है प्रताप नारायण मिश्र जी ने, क्या ये निराला जी पर लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि वो तो मतलब अपने पूर्व से भी ग्रहण करते हैं और बाद से भी ग्रहण करते हैं। क्योंकि निसंदेह जो पूर्व की स्थितियां हैं उसका निराला बहुत गहन अवलोकन, निराला बड़ी गहरी, भारत की गहरी सांस्कृतिक संवेदना के बड़े रचनाकार हैं। नहीं तो तुलसीदास जैसी रचना, राम की शक्ति पूजा जैसी रचना नहीं हो पाती। तो एक बड़े आलोक में भारतीय सांस्कृतिक चेतना के मंथन से उगती हुई उनकी सारी कविताएं हैं, और अपने भारतीय युग का जो आलोड़न है उसको उन्होंने आत्मसात किया है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि बात में इतनी महत्वपूर्ण बातों को सबका उन्होंने बहुत गहरा आलोड़न किया है, और इस अर्थ में किया है उसको आत्मसात करते हुए अपने शब्दों में व्यक्त करने की उनकी जो ताकत है, यही निराला का निरालापन है। जी, धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद सर। और हम बहुत आभारी हैं आपके। हम सवाल अभी ले चुके हैं। एक सवाल राजमणि मिश्रा जी ने लिखा है, निराला जी को सबसे क्रोधी क्यों कहा गया है? ये तो खैर पहली बार मैं सुन रहा हूँ, सबसे क्रोधी। और जी 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 जी, देखिए तरह से मेरी डॉक्टर जी उषा पाठक मैडम जी 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 बोले। डॉक्टर उषा पाठक मैडम ने कहा है कि ये लोक कहावत है कि एक कनौजिया 13 चूल्हा, और इस तरह से कुछ उस समय की रूढ़ियां और विसंगतियां ऐसी रही होंगी, क्योंकि बेटी सरोज का जो रिश्ता किया था और उसमें कान्य कुब्जों से उनका जो साबका पड़ा था, इस तरह की धारणा उनकी बनी होगी। जाहिर है जब वो एक शोक गीत लिख रहे हैं तो ऐसे उद्गार स्वाभाविक हैं। अब सर जी 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 जी
देखिए, अज्ञे की एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि दुनिया में जो आदमी किसी से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से घृणा भी नहीं कर सकता। तो जाहिर है कि निराला इस समाज को जिस रूप में देखना चाहते थे, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था और 61 में उनका देहावसान हुआ है, तो आप जानते हैं कि माने वो स्वाधीनता के पूर्व के भी हैं और स्वाधीनता के बाद के भी हैं। तो एक प्रकार से उस आजादी के बाद जो भारत की स्थितियां बदल जानी चाहिए थी, साधारण व्यक्ति होता तो कोई क्रोध नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति असाधारण होता है तो उसका साधारण क्रोध भी असाधारण हो जाता है। तो क्रोधी तो उस अर्थ में नहीं कहना चाहिए, व्यवस्था के प्रति विद्रोह, जो सामाजिक मान्यताएं थी, जो रूढ़ियां थी, जो ढकोसले थे, जो तमाम प्रकार के सामाजिक बंधन थे, इसलिए उन्होंने सामाजिक बंधनों को भी तोड़ा और मुक्त छंद का प्रवर्तन भी किया। तो इसे क्रोधी ना कहें, लेकिन अकेले क्रोधी कहना उनके साथ अन्याय है। मैंने कहा कि वो प्रकृति के साथ गहरा अनुराग है, प्रेम को लेकर के उनकी कविताएं हैं, वो गहन अनुराग और प्रकृति के प्रति प्रगाढ़ राग के कवि हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो विद्रोही चेतना है, समाज को जो मिल जाना चाहिए, तो प्रेमचंद भी कहते हैं, प्रेमचंद ने कहा ना, और अद्भुत संयोग है कि ये तीनों रचनाकार रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और साथ ही ये निराला, ये तीनों एक प्रकार से साहित्य को नए ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। आपको याद होगा प्रगतिशील लेखक संघ से दिया गया प्रेमचंद का वह अधिवेशन वाला वक्तव्य कि साहित्य केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं है, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण। रामचंद्र शुक्ल भी परिभाषित कर रहे थे साहित्य को, कविता को, कि हृदय की, मुझे पूरा याद है, इस नाना रूपात्मक जगत में जब हम व्यक्तिगत योग, क्षेम, लाभ, हानि, सुख दुख की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं, तब विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे हम कविता कहते हैं। कविता और साहित्य को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कर रहे थे, प्रसाद भी कर रहे थे। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ईश्वरीय सत्य के बरक्स मनुष्य सत्य की घोषणा इसी समय की जा रही थी। और उषा पाठक जी ने जो प्रश्न उठाया था कि एक कनौजिया 13 चूल्हा, तो जाहिर है कि थोड़ी संकीर्णता थी। अब तो धीरे धीरे सब में, अब वो सरजू पारीण का कनौजिया का सरजू पारीण में होता है, लेकिन जिस समय निराला की बेटी का विवाह हो रहा था, जो उनके सामाजिक बंधन, मान्यताएं, रीति रिवाज और तमाम सारी चीजें थी, उसको लेकर के उस कवि का मन बहुत विक्षोभ हो गया। उनके मन में लगा कि कुछ नहीं है, तब भी ना कोई समझदार है, ना पढ़े लिखे हैं, ना किसी लायक है, फिर भी वो दहेज मांगते हैं, कुंडली को मिलान करते हैं इस रूप में। तो उन सारी चीजों को लेकर के जो एक धारणा है वो समाज में व्याप्त है, और इस प्रकार की धारणाएं धीरे धीरे खंडित भी होती चलती हैं अवसरानुकूल, लेकिन ये जो बातें हैं ये कहीं न कहीं अभी भी समाज में व्याप्त। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस जी सारगर्भित और इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए हम पुनः पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे इस जिसके संयुक्त उपक्रम में हम इस व्याख्यान माला को चला रहे हैं, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के एक महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर श्रीधर आर हेगड़े, जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा महाविद्यालय मदिकेरी कर्नाटक में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, ऐसे डॉक्टर श्रीधर आर हेगड़े साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज इस
कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करके समापन की ओर इसे ले चलें। डॉक्टर श्रीधर आर हेगड़े जी। हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर श्रीधर हेगड़े, फील्ड मार्शल KM कारयप्पा कॉलेज मडिकेरी, मंगलूर विश्वविद्यालय की इकाई, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मडिकेरी से। आप जानते ही होंगे मडिकेरी जो है कूर्ग जिला में है, जहाँ पर कावेरी नदी का जन्म स्थान है। इसलिए मुझे याद अभी ये प्रासंगिक लगता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कलशेस्मिन सन्निधिं कुरु। ये जो महत्वपूर्ण जो बात जो है आपने शुरू की है, संस्कृति और भाषा को सेतु बंध करने का जो काम जो शुरू हुआ है, ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला द्वारा। इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। साथ में एक पवित्र भावना रही है इस काम में। पवित्र भावना सब सिद्धियों की जननी मानी जाती है। इसलिए मैं यहाँ कावेरी नदी का जन्म स्थान से मैं अभी बोल रहा हूँ। ये मौका आपने दिया, मैं आपको पहले ही कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा सर। ये जो कार्यक्रम जो है, वेबिनार जो है, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश हिंदी विभाग, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलोर कर्नाटक हिंदी विभाग और मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ विहास मंगलोर कर्नाटक के तत्वावधान में आयोजित है। प्रस्तुत वेबिनार में सम्मिलित सभी सज्जन महाविद्वानों को सादर प्रणाम। इस वेबिनार से जुड़े सबका धन्यवाद ज्ञापन करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। निराला और सरोज स्मृति विषय पर अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर अवधेश कुमार जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं आचार्य हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से विषय विवेचन किया है। अतः मैं उनको आयोजक मंडली की तरफ से धन्यवाद समर्पित करता हूं। प्रस्तुत वेबिनार को आयोजक मंडली ने सुचारू रूप से आयोजित किया है। सर्वप्रथम मैं पोम्पई कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम जी को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और इस वेबिनार की परियोजना में डॉक्टर वंदना शरावत जी ने, जो प्राचार्य है SLBS डिग्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश का, भी आयोजकों की तरफ से मैं साधुवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। कार्यक्रम का आयोजन में डॉक्टर SV मंजुनाथ जी, जो तेजस्वी पुरुष है, अध्यक्ष मंगलूर विश्वविद्यालय अध्यापक संघ विहास तथा हिंदी विभागाध्यक्ष पोम्पई कॉलेज एकला मंगलोर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अतः मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संगठित करने में डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्रा जी का भी योगदान रहा है। ये विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग SLBS डिग्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश का कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। मैं उनको भी इस कार्यक्रम की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। संयोजक मंडली के जो ओजस्वी पुरुष डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी हैं, ये इस कॉलेज में SLBS डिग्री कॉलेज में सह प्राध्यापक हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं अंत में इस वेबिनार में सम्मिलित सभी विद्वज्जनों को और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सहयोग प्रदान करने वाले सब सज्जनों को धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्ते।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेगड़े जी। आपने जिस आत्मीयतापूर्ण ढंग से धन्यवाद ज्ञापित किया, इसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। और ये एक सुखद और एक उल्लसित करने वाली बात आपने बताई कि कावेरी नदी के उद्गम पर ही हैं आप, और आपका ये स्वागत हमारे है लिए सर, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। जी जी जी, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे कार्यक्रम में आप जुड़कर आपने धन्यवाद ज्ञापन किया है। और इसके साथ ही डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, जो बॉम्बे कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष है और विहास के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही साथ देश के विभिन्न हिस्से से जो हिंदी के विद्वान बंधु जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए सम्मिलित रूप से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, आज के कार्यक्रम के संपन्नता की घोषणा यहीं से की जाती है। सभी को बहुत बहुत आभार। जी सर, पुनः एक बार आप सभी लोगों को प्रणाम, और गंगा कावेरी के आयोजकों को, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी को और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी को और डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाल करके इतनी सुंदर चर्चा की हम लोगों के सम्मुख, एक परिसंवाद का अवसर आपके द्वारा ये मिला और बहुत ही सुंदर चर्चा हुई। इस हेतु हम पुनः सर आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर हरिप्रकाश श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और इसी तरह से मैं इस सूची में जो देख पा रहा हूं, डॉक्टर रीता पांडे मैडम कानपुर से जुड़ी हुई हैं, जो पहले एलबीएस कॉलेज में ही एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थी और वो मेरी गुरु भी हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी तरह से ढेर सारे लोग जिनका नाम मैं नहीं गिना सकता हूं, मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रणाम निवेदित करता हूं। और एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि ये जो हमारी व्याख्यानमाला चल रही है गंगा कावेरी के नाम से, अगले महीने में ये जो प्रत्येक गुरुवार को अभी तक हो रही थी, अब ये अक्टूबर से शनिवार को होगी, क्योंकि गुरुवार को कई तरह की कार्यालयी दिक्कतें आ रही थी हमारे साथियों को। तो प्रत्येक शनिवार को शाम 5 बजे से अब ये शुरू होगी, अभी 4 बजे से चल रही थी। तो अगला जो व्याख्यान होगा, मैं आज जानकारी दे दूं, 3 तारीख को 3 अक्टूबर को बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य और हिंदी के एक बड़े स्तंभ प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित का व्याख्यान है 3 अक्टूबर को। हिंदी अध्ययन की नई दिशाएं, कौशल विकास, रोजगार परकता और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में, यानी हिंदी पढ़ करके ये क्या क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, उस संबंध में प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित सर, जिनका नाम ही बहुत काफी होता है, तो वो हमारे साथ, उनकी अनुमति हमें प्राप्त हुई है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप 3 अक्टूबर को, यानी शनिवार को अक्टूबर में 5 बजे से आप मुझे जुड़ेंगे हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। इसी तरह से अगले 10 तारीख को हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक समकालीन हिंदी कविता के प्रतिष्ठित कवि राजेश जोशी जी, जिनको बहुत ही सुपरिचित नाम है, बताने की जरूरत नहीं है, हिंदी दुनिया और हिंदीतर दुनिया में जिनकी प्रसिद्धि है।
राजेश जोशी जी जुड़ेंगे 10 अक्टूबर को 5 बजे। तो आप सभी लोग उसमें जुड़िएगा। वो समकालीन हिंदी कविता पर बात करेंगे और अपने कुछ महत्वपूर्ण कविताओं का वाचन भी करेंगे। इसी क्रम में 17 अक्टूबर को प्रोफेसर कुमुद शर्मा जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं वो जुड़ेंगी और मीडिया के किसी पक्ष पर वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। आगे 24 अक्टूबर को हिंदी के अब वयोवृद्ध कह सकते हैं क्योंकि एक लंबे समय से वो साधनारत हैं रचना धर्मिता के क्षेत्र में, अशोक वाजपेयी जी का समय हमें प्राप्त हुआ है। तो 24 तारीख को वो हमसे रूबरू होंगे और साहित्य और कलाओं के संबंध में और उसके अंतर संबंध के संबंध में वो अपनी वार्ता रखेंगे, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। और 31 तारीख को संयोग से अक्टूबर माह में 5 व्याख्यान हो रहे हैं, चूंकि शनिवार 5 पड़ रहा है, तो 31 तारीख को दक्षिण भारत से प्रोफेसर अरविंदाक्षन जी जुड़ेंगे, जो विषय अभी उनका निश्चित नहीं है, उसको हम घोषित करेंगे, तो वो हमसे बात करेंगे। तो इस तरह से अगले महीने का ये शेड्यूल है। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम कि आप हमारे अनुरोध पर आप जुड़े और आपने इस साहित्यिक परिचर्चा को, जो बहुत ही सुंदर परिचर्चा थी, इसे संभव बनाया। प्रोफेसर अवधेश कुमार जी जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, अधिष्ठाता छात्र कल्याण हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ कार्यक्रम की संपन्नता की विधिवत घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।